पंचायत को सबसे पहले कहां पर अडॉप्ट किया गया था, कहां पर अपनाया गया था। ठीक है, पंचायती राज को सबसे पहले अपनाया गया था नागौर जिला जो राजस्थान में है 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को जब अपनाया गया था तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस चीज का इनॉग्रेशन किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैनल का नाम जो है, जो पहले द परफेक्ट स्टडी था, अब परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन हो गया है, नाम चेंज हो गया है, साथ ही लोगो भी चेंज हो चुका है, जैसा कि आपके कॉर्नर में दिख रहा होगा इस स्क्रीन में कि लोगो भी चेंज हो चुका है। आप इस लोगो से ही इस चैनल की पहचान करेंगे। दोस्तों अगर पुराना लोगो भी दिख जाता है या किसी वीडियो में पुराना नाम दिख जाता है तो भी आप इसी चैनल पे होंगे। और आज हम लोग शुरू करेंगे पंचायती राज। पंचायती राज को बेसिकली हम लोग 2 लेवल पे बनाएंगे, 2 लेवल पे वीडियो बनेगा। लेवल 1 जो पूरा बेसिक होगा, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, इसी तरह से आज लेवल 1 बनेगा। मतलब आप किसी भी एसएससी का तैयारी कर रहे हो, आरआरबी मतलब एनटीपीसी का हो, सीबीटी 2 का, या फिर ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, या 10th या 12 लेवल का जितना भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम होता है, किसी का भी एनडीए हो, सीडीएस हो, किसी भी तरह का एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो सबके लिए सबसे पहले ये पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पंचायती राज। तो इसको हम लोग 2 लेवल में डिवाइड करेंगे। लेवल 1 जो पूरा बेसिक होगा, और लेवल 1 जो बेसिक होगा, जिस लेवल 2 जो होगा उसमें जितनी भी कमेटी होगी, मतलब इस चैप्टर में जितने भी कमेटी पढ़ना होता है, जैसे वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी पीसीएस के मेंस के लिए, या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, या फिर उसके मेंस के लिए। ठीक है, हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। मतलब आप अब पहले लेवल 1 को अच्छे से समझें, फिर लेवल 2 को बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, और समझाया भी जाएगा। लेवल 1 में हम लोग उसी चीज के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से आपको इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे हम लोग बात करेंगे। और लेवल 2 में हम लोग टोटली मेंस का लेवल का बात करेंगे, जो किसी भी पीसीएससी यूपीएससी में या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो जरूरत होता है, मतलब आपको जो डीप नॉलेज चाहिए इस चैप्टर का, वो लेवल 2 में बात होगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वीडियो। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, अंत तक बने रहें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। देखिए सबसे पहले देखिए पंचायती राज है। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज को हम लोग लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, पंचायती राज जो चैप्टर आप लोग को पॉलिटी में पढ़ना है, ठीक है, वो क्या है? पंचायती राज को हम लोग लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। दोस्तों सवाल कहां कहां से बन के आते हैं, देखिए आपके सामने ये पूरा लिखा हुआ है, जैसे कि 73वां संविधान संशोधन एक्ट 1992, इसी के अंतर्गत पंचायती राज को रखा गया है। जो इंग्लिश मीडियम में अगर इसको हम लोग समझेंगे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, और इसके भाग की बात करेंगे कि पंचायती राज कितने भाग में रखा गया है, तो ये आपको 9वां भाग में रखा गया है। और उसी तरह से आर्टिकल, अनुच्छेद की बात हम लोग करेंगे तो अनुच्छेद देखिए पंचायती राज जो है सो 243 में है, और 243 और 243 ओ, उसी को हिंदी में क्या कहेंगे? 243 से लेकर 243 क से लेकर ण तक। ठीक है, इस भाग में इसको रखा गया है। दोस्तों इसी में होता है कि अगर अनुसूची की बात करेंगे इसमें, तो कितनी अनुसूची में पंचायती राज को रखा गया है, तो इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया है। दोस्तों इस समझने वाली बात यह है कि यहाँ जितना भी पॉइंट्स आपको लिखा गया है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक लेवल है। अगर इस लेवल को आप नहीं समझते हैं तो लेवल 2 में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और दूसरी बात, अगर आप को लग रहा है कि हमें लेवल 2 मतलब मेंस लेवल की तैयारी नहीं करना है, तो भी आपको इस लेवल से सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये लेवल पे आना पड़ेगा, उसके बाद उस लेवल पे जाएंगे। लेकिन अगर आप मेंस लेवल की तैयारी नहीं करते हैं, उस लेवल का एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला है। इसीलिए 2 लेवल में बांटा गया है, ताकि दोनों वीडियो, जिनको मेंस की तैयारी करना है दोनों लेवल देख लें, और जिनको नॉर्मल जैसे एसएससी वगैरह जो भी होता है जहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेवल 1 बेसिक वीडियो को देख लें। ठीक है, तो इसीलिए आपके सामने देखिए उसी तरह से बनाया भी गया है। और इसी में देखिए शेड्यूल अनुसूची की हम लोग बात करेंगे, तो ये 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में क्या है? देखिए 11वीं अनुसूची में देखने वाली बात क्या है कि इसमें क्या है, 29 फंक्शन रखा गया है, 29 फंक्शन रखा गया है। ये हम लोग 29 फंक्शन को लेवल 2 में पढ़ेंगे। और ये दोस्तों 29 फंक्शन जो इसमें है, ठीक है, उसी 29 फंक्शन को आर्टिकल 243G, ठीक है, इस 29 फंक्शन को हम लोग
आर्टिकल 243G में रखा गया है। ठीक है, आपको अगर बेसिक लेवल का है तो सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। लेवल 2 में आपको पूरा इसका डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, अगर सब चीज का डिटेल बताने लगे तो ये बेसिक नहीं रह जाएगा और इसका लेवल फिर पीसीएस लेवल, यूपीएससी लेवल का हो जाएगा। तो उस लेवल का भी बनेगा जब आप लेवल 2 इसका देखेंगे तो आपका कंप्लीट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं और अच्छे से एग्जाम में टैकल भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि पंचायती राज जो है शुरू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अब समझने वाली बात यह है कि ये संशोधन 1992 के अंतर्गत है, लेकिन ये पंचायत जो है तो सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था, सबसे पहले शुरू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। दोस्तों नागौर जिले में कब शुरू हुआ था राजस्थान के, और ये 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था। दोस्तों ये त्रिस्तरीय, ये पंचायत जो पंचायती सिस्टम जो शुरू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में, तो ये जो शुरू हुआ था वो त्रिस्तरीय शुरू हुआ था। जो त्रिस्तरीय आपको लिखा हुआ है, जो अभी समझाया जाएगा अच्छे से आपको, तो ये शुरू हुआ था त्रिस्तरीय, जो पंचायत राजस्थान में शुरू हुआ था। दोस्तों जब ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था नागौर जिले। ये क्वेश्चन जो है सो बहुत सारा, ये क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया गया है। अगर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन को देखते होंगे, बहुत सारा एग्जाम का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कि पंचायती राज सबसे पहले कहां शुरू हुआ था। ठीक है, इस चीज का इनॉग्रेशन किया था तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक और लगभग सब आपको इसमें कवर हो जाएगा बेसिक में। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट आता है कि नहीं ये कुछ छूट रहा है ऐसा, तो आप लेवल 2 का इंतजार करें, वहां पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। या फिर आप यहां से जितना भी आपको क्वेश्चन जहां से बनता है टोटल इस वीडियो में आपको बना दिया गया। अब हम लोग समझते हैं कि त्रिस्तरीय क्या होता है, 3 टायर सिस्टम को जो अपनाया गया था वो होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लें कि ये लेवल 2 वाली बात है, लेकिन इसमें क्या है कि त्रिस्तरीय जो हम लोग को लागू किया गया है वो बलवंत राय जी मेहता का जो कमेटी था उसके सिफारिशें जो रिकमेंडेशन से है उसी को अडॉप्ट किया गया है। उसी को अडॉप्ट से ये त्रिस्तरीय पंचायत को किया गया। कमेटी की बात है, बहुत सारा कमेटी है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक राय मेहता कमेटी, अशोक जी मेहता कमेटी है। उसके बाद आपको गैडगिल का है, ठंगन कमेटी, बहुत सारी कमेटी है, सबके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे लेवल 2 में। लेकिन ये अब जब हम लोग त्रिस्तरीय की बात करते हैं, जो पंचायत को अडॉप्ट किया गया था राजस्थान में पहली बार, तो वो है आपको 3 टायर सिस्टम, जो त्रिस्तरीय पंचायत है। ग्राम पंचायत, पहला पंचायत देखिए, पहला क्या था, ग्राम पंचायत जो गांव स्तर पे होता है, पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे होता है, जिला परिषद जो जिला स्तर पे होता है। दोस्तों इसमें और समझने वाली बात क्या है, देखिए समझने वाली बात क्या है, पहले यहाँ आप लोगों को देख लीजिए कि त्रिस्तरीय 3 टायर सिस्टम को किसके, बलवंत राय जी मेहता कमेटी जो था उससे अडॉप्ट किया गया, उससे लिया गया है। तो अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बलवंत राय जी मेहता आपको कमेटी याद रखना है कि उससे लिया गया है। लेवल 2 में बात होगी, लेकिन ये फिर भी इसमें बता दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि ग्राम पंचायत जो गांव स्तर पे होता है, ठीक है, गांव स्तर पे होता है, विलेज लेवल पे, ठीक है, विलेज लेवल पे होता है। उसके बाद होता है पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे होता है, पंचायत समिति, इंग्लिश में भी पंचायत समिति ही लिखाएगा, ठीक है, पंचायत समिति ही लिखाएगा, ग्राम पंचायत ही इंग्लिश में लिखाएगा। ब्लॉक लेवल पे जो होता है, ठीक है, ये ब्लॉक लेवल पे आपको ब्लॉक लेवल पे होता है। जिला परिषद जिला स्तर पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। दोस्तों इसमें जो समझने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत में जो चुनाव की बात हम लोग करेंगे, तो ग्राम पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन कहने का मतलब है कि लोगों के द्वारा पंचायत का जो मुखिया खड़ा होता है या फिर उसका सदस्य जो होता है, डायरेक्ट चुनाव होता है। चुनाव की बात करेंगे तो पंचायत जो गांव स्तर पे होता है वो डायरेक्ट चुनाव होता है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझेंगे कि ये डायरेक्ट चुनाव होता है, डायरेक्ट, और ये 2 लेवल पे जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट होता है। मतलब यहाँ का सदस्य इसका चुनाव होगा, इस सदस्य के द्वारा इसका चुनाव होगा। अब और एक समझने वाली बात यह है कि जिला परिषद है, तो जिला परिषद जिला स्तर पे होता है, तो जिला परिषद सदस्य का जो चेयरमैन होगा, चेयरमैन कौन होगा, उस जिले का जो डीसी होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वही जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है। हम लोग इस लेवल को समझें और अभी आगे हम लोग इस लेवल पे बात करेंगे, छोटी छोटी बातों को बेसिक लेवल पे। चलिए हम लोग आगे बढ़। दोस्तों
अभी जो हम लोग इतना पढ़ चुके थे, अब उसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसका कार्यकाल क्या होता है। दोस्तों इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। 5 वर्ष तक होता है। इसका ड्यूरेशन होगा वो 5 वर्ष तक होगा। पंचायती राज का जो पंचायत का में चुने जाएंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष तक का होगा, ठीक है। ये पहले भी खत्म किया जा सकता है या पहले भी खत्म हो सकता है किसी कारण से, अगर जो पंचायत में चुने गए हैं या तो उनकी मृत्यु हो जाए या फिर किसी कारणवश उनको उनके पद से हटा दिया जाए, ठीक है। लेकिन उसका चुनाव जो है 6 मंथ में हो जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसमें रिजर्वेशन आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण इसमें इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज में क्या आरक्षण है, क्या आरक्षण का प्रावधान रखा गया है पंचायती राज में, किस किस को आरक्षण के कैटेगरी में रखा गया है, इसको किसको आरक्षण मिलना चाहिए चुनाव में इसमें खड़ा होने के लिए, इसमें लड़ने के लिए, इसका सदस्य बनने के लिए। तो देखिए हम लोग बात करेंगे चुनाव का, तो इसमें क्या है कि आरक्षण के सबसे पहले देखिए 1/3 अगर जितना भी सीट होगा वहां से जिस पंचायत में है, मतलब जो भी सीट होगा उस सीट का, ठीक है, जो सीट होगा टोटल, ठीक है, उस सीट का जो है 1/3 हिस्सा कम से कम रिजर्व कर दिया जाएगा, इससे तो कम नहीं, महिलाओं के लिए, ठीक है। अब ये महिला जो है किसी भी कैटेगरी से है और ये ST SC से भी की महिला भी हो सकती है, ठीक है। ये दोनों मतलब महिला के लिए, किसी भी कैटेगरी महिला के लिए 1/3 रिजर्व कर दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद क्या है कि ST SC जितने भी बिलोंग करते हैं उसके लिए भी रिजर्व किया जाता है। और खासकर हम लोग बात करेंगे जहां पे शेड्यूल्ड एरिया होता है, जहां पे जनजातियों की संख्या ज्यादा होती है, तो ऐसे जगहों पर क्या होता है कि 1/2 मतलब जितना भी सीट होता है उसका आधा सीट जो है रिजर्व कर दिया जाता है। मतलब आधा सीट जो है रिजर्व कर दिया जाता है किसके लिए, ST के लिए, ठीक है, ST के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। और वहां का जो प्रधान होगा, वहां का जो चेयरपर्सन होगा उस चीज का, वो उसका भी सीट रिजर्व होगा ST के लिए, ठीक है। आप यहाँ ST देख लें कि ST के लिए होगा, ठीक है। बाकी ST और SC ST और SC का तो प्रावधान इसमें है ही रिजर्वेशन का, लेकिन 1/3 जो टोटल सीट का होगा उसका महिला के लिए होगा कि महिला के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, इससे कम सीट नहीं होना चाहिए महिला का, इतना एकदम रिजर्व सीट है उनके लिए, ठीक है, उन्हीं को होना है। और जब ST जहां पर बहुत ज्यादा जनजातियों की संख्या होगी वहां पर आधा सीट इनके लिए रिजर्व किया जाएगा। उसका जो प्रधान होगा, वहां पे जो चेयरपर्सन होगा, वो भी सीट ST से बिलोंग करने वाले के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। दोस्तों इसकी हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, निहत्ताएं की कि इसको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो इसकी अपने जो देखिए विधानमंडल में जो भी कानून बनता है, ठीक है, विधानमंडल में जो भी कानून बनता है चुनाव को लेकर, चुनाव के दौरान, ठीक है, कि जो भी कानून बनता है, अगर आप उस कानून के अंतर्गत जो मेंबर इसका होता है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, या आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो आपको जो भी विधानमंडल में कानून बनता है, हर राज्य का अपना अपना विधान मंडल के अंदर अपना अपना कानून बनाया हुआ होता है कि पंचायत के लिए हमारा ये कानून होना चाहिए, पंचायत के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए। तो विधानमंडल के द्वारा जो भी कानून बनेगा उसके अंदर आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। जो संबंधित राज्य है, संबंधित राज्य कहने का मतलब है, जैसे आप किसी बुक में पढ़ते होंगे संबंधित राज्य, तो कहने का मतलब है कि आप अगर झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं तो झारखंड में विधानमंडल में जो भी कानून बनेगा पंचायत चुनाव को लेकर, उसके अंदर आप क्राइटेरिया में आपको आना पड़ेगा। आप बिहार से हैं तो बिहार में जो भी आपको कानून बनेगा पंचायत चुनाव को लेकर, तो उस क्राइटेरिया में आपको आना पड़ेगा। अगर आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही है डिस्क्वालिफिकेशन का, इसका जो विधानमंडल पे वो डिपेंड करता है कि उसका क्या नियम बना है, ठीक है। उसका क्या देखिए 2 तरह से होता है कि वो विधानमंडल में कोई कानून बना के उसको भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है, और दूसरी बात है चुनाव के दौरान भी जो कानून बन गया है और उस पर अगर आप क्राइटेरिया में नहीं है तो आप नहीं खड़ा हो सकते हैं। तो यही इसका डिस्क्वालिफिकेशन का है। और चुनाव के देखिए, पंचायत चुनाव का निरीक्षण, दिशा और कंट्रोल, इसकी हम लोग बात करेंगे। इस लाइन में कुछ और छुपा हुआ है, छुपा होने का बात है कि पंचायती राज सिस्टम में जो होता है, पंचायती राज में हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। मतलब ये जो निरीक्षण, दिशा और कंट्रोल करने की, जब चुनाव के दौरान, पंचायत चुनाव के दौरान इसका जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है
स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसका निरीक्षण, दिशा और कंट्रोल करेगी। ठीक है, अब इसका जो हेड होता है वो कमिश्नर होता है, और कमिश्नर का चुनाव जो होता है वो कमिश्नर का जो अपॉइंट किया जाता है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, गवर्नर के द्वारा। तो आज हम लोग इसमें क्या समझ रहे हैं कि पंचायत चुनाव में जो भी उसका दिशा निर्देश, जो भी कंट्रोल करने की बात होगी, जो भी उसमें दिशा निर्देश होगा, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो आपके राज्य का इलेक्शन कमीशन जो होगा, उन्हीं के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा, जो भी दिशा होगा, उसी दिशा के अंतर्गत पंचायत चुनाव होगी। और उस स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो हेड होगा वो होगा कमिश्नर होता है, और उस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया, एक छोटी सी बात है उसकी। अब हम लोग देखते हैं पंचायत की शक्तियां क्या होती है। दोस्तों, पंचायत की शक्तियों में हम लोग बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को लेकर जितनी भी योजनाएं बन सकती है, सारी योजनाएं बनाने की शक्तियां जो है पंचायती राज के पास है। ठीक है, कि आर्थिक विकास कैसे हो, जैसे छोटी छोटी बातों को हम लोग समझते हैं इसमें, कि अगर पंचायत लेवल पे कुछ ऐसा मार्केट को डेवलप करना जिससे कि टैक्स जनरेट हो सके, जिससे सरकार को फायदा हो सके। ठीक है, या पंचायत लेवल पे ये हो गई आर्थिक विकास की बात। अगर पंचायत लेवल पे हम लोग पंचायत लेवल पे किसी भी तरह का अगर कोई सरकारी चीज होता है और उससे अगर टैक्स आता है तो ये हो गई आर्थिक विकास की बात। और सामाजिक न्याय की बात, अगर सामाजिक न्याय, सबको समरूपता, सबको एक जैसा देखने की बात अगर किया जाए कि कोई योजना बनी हुई है सबके लिए फायदा हो, तो वैसी योजना भी बना सकती है। इतनी शक्तियां हैं पंचायती राज के पास। ठीक है दोस्तों, ये था इस वीडियो का बेसिक चीज जो आपके एग्जाम इम्पोर्टेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि ये लेवल 1 है, ये बेसिक वीडियो था। लेवल 2 अब इसमें हम लोग बात करेंगे लेवल 2। इससे अगर आपको ज़्यादा जानने की इच्छा है, लगता है कि कुछ छूट रहा है, तो लेवल 2 में आपको बताया जाएगा। और दूसरी बात है, लेवल 2 में पीसीएस जो मेंस आप लिखते हैं, पीसीएस का मेंस लेवल का लिखते हैं, उसी के बेस्ड आपको सब कुछ उसमें बताया जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।